नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल हम जिस देश में रहते हैं वो देश पूरी दुनिया में आबादी की दृष्टि से चीन को टक्कर देता है। चीन ने तो किसी तरह अपनी आबादी पर नियंत्रण कर लिया और अपनी आबादी को क्रियाशील भी बनाया। आज चाइना एक ऐसा देश है कि जो दुनिया में अमेरिका को भी मात देने के चक्कर में है और चाइना की चीज़ों पे हम इतने आश्रित होते जा रहे हैं कि हमने कई बार कहा कि हम उसका बाइकाट करेंगे, पर हम नहीं कर पा रहे हैं। अब ये देखना है कि क्या हमारी जनसंख्या चाइना से भी ज़्यादा हो गई है, तो ये कैसे पता चलेगा। हर 10 साल में हमारे देश में जनगणना होती है। इससे हमको पता चलता है कि हम जनगणना में कहाँ पहुँच रहे हैं। जनगणना बहुत सारे काम में आती है। अब हम आज के हालात पे बात करते हैं तो भारत में 12 सालों से जनगणना नहीं हुई। ये काम इस साल भी पूरा नहीं हो पाएगा और अगले साल कब होगा ये स्थिति अभी तक साफ नहीं है। इससे हमारे जीवन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये इस पर हम आज बात करेंगे। पहले जनगणना ना कराने के पीछे ये तर्क दिया गया था कि पहली प्राथमिकता कोरोना टीकाकरण है, ये हो जाए तब जनगणना की जाएगी। लेकिन इस बार जनगणना की तारीख आगे बढ़ाते हुए कोई कारण नहीं दिया गया है। बस इतना कहा गया है कि 14 जून 2022 के खत्म में प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करने की तारीख 31 दिसंबर 2022 कर दी गई है। इस मियाद को अब और बढ़ाया जाता है। सीमाएं जुलाई 2023 को फ्रीज की जाएंगी। इससे ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जनगणना कब होगी। इससे पहले 28 मार्च 2019 को मोदी सरकार ने गजट नोटिफिकेशन निकालकर ये कहा था कि 2021 की जनगणना का संकल्प अधिसूचित किया था, लेकिन कोरोना की मार और फिर टीकाकरण को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने जनगणना को टाल दिया। अब ये 2024 तक टलती हुई नजर आ रही है। वैसे कोरोना के बाद भी अमेरिका और चीन जैसे देशों ने जनगणना 2020-21 में किया। गौरतलब है कि जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के तहत होता है। भारत में इससे पहले 81 साल पहले 1941 में अंतिम बार सेंसस अपने तय समय से लेट हुआ था। तब दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। जनगणना वह प्रक्रिया है जिसके तहत प्रत्येक 10 वर्ष की अवधि में देश में रह रहे लोगों की संख्या, उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा कर उनका अध्ययन किया जाता है तथा संबंधित आंकड़ों को प्रकाशित किया जाता है। भारत अपनी अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। जनगणना देश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जनसंख्या आदि से संबंधित आंकड़ों के माध्यम से नागरिकता को देश की इस विविधता और इससे जुड़े अन्य पहलुओं का अध्ययन करने का अवसर भी प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं कि 1881 में पहली बार देश में जनगणना हुई थी। उस वक्त जनसंख्या 25 करोड़ 38 लाख थी। वर्तमान में ये जनसंख्या 141 करोड़ होने का अनुमान है। देश में अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी, तब जनसंख्या 121 करोड़ से ज़्यादा थी। 2001 से 2011 के बीच भारत की आबादी 18% के आसपास बढ़ी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का अनुमान है कि 2023 में भारत की आबादी चीन से ज़्यादा हो जाएगी। जनगणना की महत्ता भारत में बहुत पहले ही समझ लिया था। ऋग्वेद में 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व जनगणना का उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कराधान के उद्देश्य से जनगणना को राज्य की नीति में शामिल करने पर बल दिया गया है। मुगल काल में अकबर के शासन के दौरान प्रशासनिक रिपोर्ट आईने अकबरी में जनसंख्या, उद्योग और समाज के अन्य पहलुओं से संबंधित विस्तृत आंकड़े को शामिल किया जाता रहा है। केंद्र सरकार ने 2019 से 2021 तक की जनगणना का काम करना शुरू कर दिया था और इसके लिए 8 करोड़ 887.54 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया था। जनगणना के लिए घर घर जाकर डाटा भी संग्रह करने का कार्य में करीब 33 लाख कर्मचारी को तैनात किया जाना था। 2021 की जनगणना 2 चरणों में पूरी की जानी थी। पहला चरण सितंबर 2020 में और दूसरा चरण मार्च 2021 में पूरा किया जाना था, लेकिन महामारी के चलते पहला चरण ही पूरा नहीं हो पाया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जनगणना में लेट होने की एक वजह जातिगत जनगणना की मांग है। महाराष्ट्र, यूपी और अन्य राज्यों में राजनीतिक दल जो हैं वो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। दरअसल हम इस पर थोड़ा रुक कर बात करना चाहते हैं कि जो बिहार है, बिहार में ये लगातार मुद्दा गरमा रहा है कि जातिगत जनगणना हो। और ये बात अभी जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, जिसमें कि हमने सबसे ज़्यादा आरक्षण किया है और हमने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया है, आदिवासी को 32% आरक्षण दिया है और एससी के लोगों को 13% आरक्षण दिया है। पर अभी ये बात आ रही है कि कई लोग कह रहे हैं कि ये
इतना ज़्यादा आरक्षण देने से बाकी जातियों का क्या होगा, जो सवर्ण जातियाँ हैं उनको भी 4% आरक्षण है। पर अब ये समझना है कि अगर जातिगत जनगणना हो गई तो ये बात भी बहुत साफ हो जाएगी, जो अभी हमारे यहाँ चुनाव के टिकट बंटते हैं वो टिकट बहुत सारे लोग जाति के आधार पर मांगते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जाति का बाहुल है, आप हमको इतनी टिकट दीजिए। जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनके लिए जो जगह आरक्षित है वो नौकरियों में भी चाहते हैं कि उनकी पोस्टिंग में भी चाहते हैं कि वो जगह उनको मिले। तो लगातार इसकी बात होती है और ये कवायद बनी रहती है कि हमारी जाति का बाहुल्य है तो आप हमको वोट दीजिए। 2018 में केंद्र सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ओबीसी जनगणना कराने का वादा किया था। अब सरकार का रुख बदल गया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में कहा है कि जाति गणना संभव नहीं है। समय पर जनगणना नहीं होने के कई तरह की समस्या खड़ी हो जाती है। मसलन इसकी वजह से करीब 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों की खाद्य सुरक्षा कानून के तहत फ्री में जो अनाज मिल रहा था वो नहीं मिल पाएगा। समय से गणना नहीं होने के कारण देश में कोई नई योजना भविष्य में जो है वो विकास जो कार्य होने वो प्रभावित हो सकते हैं। सरकार के पास कोई ठोस अनुमान नहीं होगा कि कहाँ किस जगह पर आबादी का दबाव कितना है और किस विषय की आवश्यकता है। जनगणना के अंतर्गत ही किसी देश की जनसांख्यिकी विशेषता के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। किसी क्षेत्र विशेष के विकास के लिए आवश्यक निर्णय में जनगणना से प्राप्त आंकड़े की बड़ी भागीदारी होती है। जनगणना के आंकड़ों का उपयोग अनुदान के निर्धारण में भी किया जाता है। देश के सभी राज्यों में समान प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में देने का जिम्मा जनगणना के आंकड़ों पर होता है। इसके आधार पर ही लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन भी किया जाता है। लिहाजा तय समय पर जनगणना कराना बहुत जरूरी हो जाता है। गौरतलब है कि साल 2026 में वर्तमान परिसीमन अवधि समाप्त हो जाएगी। लिहाजा लोकसभा में राजनीतिक संतुलन बदलना तय है। यदि जनगणना में देरी होती है तो कई राज्यों में प्रतिनिधित्व भी प्रभावित होगा। जनसंख्या के आंकड़ों के अनुपात पर ही स्वास्थ्य, शिक्षा का बजट तय होता है। 10 साल तक सरकारें इन्हीं आंकड़ों के आधार पर प्रोजेक्शन भी बनाती है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि जो हमारी जनगणना है वो हमारे पूरे जीवन को, हमारी पूरी योजनाओं को, हमारी पूरी बजट को, यहाँ तक कि हमारे विधानसभा, लोकसभा क्षेत्र को प्रभावित करती है और हमारे देश की राजनीति कहीं ना कहीं इसी आधार पर चलती है। तो ये जब द्वितीय विश्व युद्ध में एक बार ऐसा हुआ कि जनगणना जो है डिले हुई, पर अभी जो हो रही है तो ये समझना पड़ेगा कि इसके पीछे मंसूबे क्या हैं। दरअसल बिहार जैसा राज्य जब जातिगत जनगणना की बात करता है, या महाराष्ट्र करता है, या छत्तीसगढ़ भी करेगा और अन्य राज्य करेंगे, तो जो राजनीतिक लोगों को अगर कोई चीज़ सूट नहीं होती तो वो कई बार चीज़ों को टालते हैं। वो सोचते हैं कि चुप्पी सबसे बड़ा एक तरीका है। तो अभी हम देख रहे हैं कि 2024 तक जनगणना होती नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि जब जनगणना के आंकड़े आएँ तो हम पूरी दुनिया में सबसे आबादी वाले देश हों और हम चीन से भी जनसंख्या में आगे निकल जाएं। नमस्कार।